एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में योग की संक्रिया के प्रगुण। तो पूर्णांकों में योग की संक्रिया के प्रगुण में पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या कहता है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो आइए कुछ उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पूर्णांक है 7, धन 7 है और इसमें हमने जोड़ दिया धन 5। तो दोनों का योगफल जो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 5 12। तो 12 क्या होगा, धन 12। तो 7 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो धन 12 प्राप्त हुआ। तो ये भी एक पूर्णांक है, यानी संवरक प्रगुण के अनुसार है। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऋण 8 धन 6, इनको जोड़िए तो 8 ऋणात्मक है, इसमें धन 6 आप जोड़ेंगे तो 8 में से 6 निकल जाएगा, शेष बचेगा 2। और चूंकि 8 जो है बड़ा है 6 से, इसलिए यहां पर ऋण चिन्ह आएगा, यानी ऋण 2 हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऋण 2 क्या है, ऋण 2 भी एक पूर्णांक है। तो ये संवरक प्रगुण के अनुसार है कि ऋण 8 और धन 6 को हमने जोड़ा तो हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ। ऋण 8 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है और जो हमें योगफल प्राप्त हुआ वह भी एक पूर्णांक है, यानी संवरक प्रगुण के अनुसार है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ऋण 8 धन ऋण 6, इनको आप जोड़ेंगे तो दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो ये जुड़ जाएंगे 8 6 14 और दोनों ही ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो 8 एक पूर्णांक है और ऋण 8 पूर्णांक है और ऋण 6 पूर्णांक है। जो योगफल प्राप्त हुआ है यह ऋण 14 भी एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से यह संवरक प्रगुण के अनुसार है, यानी दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। आइए हम दूसरा प्रगुण पढ़ते हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण हमारा कहता है कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होता है। यहां पर लिखेंगे योगफल सदैव समान होता है। किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होता है। पूर्ण संख्याओं में हमने आपको बताया था कि दो पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल देने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यह पूर्णांकों पर भी लागू होता है। चलिए हम धन 8 और धन 7 दोनों जोड़ते हैं तो हमके प्राप्त होता है 8 7 15, धन 15 प्राप्त होता है। अब क्रम को बदल दिया जाए, यानी 7 को पहले लिख दिया जाए, धन 7 को पहले लिख दिया जाए, उसके बाद धन 8 लिखा जाए। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो धन 15 आपको प्राप्त होगा। यानी क्रम को बदल देने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले धन 15 आया था, दोबारा भी धन 15 आया, क्रम को हमने बदल दिया तो भी वही आंसर आया। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दो पूर्णांक हम और लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 10, ऋण 10 धन ऋण 5, इनको जोड़ेंगे तो दोनों ही ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगे, 10 5 15 हो जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। अब इसके क्रम को बदल दिया जाए, ऋण 5 को पहले लिख लीजिए और उसके बाद आप ऋण 10 को लिखिए।
अब दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमें 10 5 15 ही प्राप्त होगा, यानी ऋण 15 ही प्राप्त होगा। यानी क्रम को बदल देने से पूर्णांकों के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्रम विनिमेय प्रगुण है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रगुण साहचर्य प्रगुण की तरफ। अगला प्रगुण हमारा है साहचर्य प्रगुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एक साहचर्य प्रगुण हमारा क्या है कि तीन पूर्णांकों को क्रम में जोड़ते समय योग संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, पूर्णांकों का योग समान होता है। तो हमारे पास तीन पूर्णांक हैं, धन 5, ऋण 3 और ऋण 4। आइए इसको हम जोड़ते हैं। तो योग की संक्रिया बाएं से शुरू करें। तो आइए पहले बाएं से शुरू करते हैं। तो धन 5 धन ऋण 3, इन दोनों को एक साथ हम जोड़ लेते हैं। बाएं से शुरू करने का मतलब पहले दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद धन ऋण 4, उसके बाद तीसरा पूर्णांक इसमें हम जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है। धन 5 में ऋण 3 जोड़ेंगे तो 3 इसमें से चूंकि ऋणात्मक है निकल जाएगा, तो ये बचेगा धन 2 बचेगा। और उसके बाद तीसरा पूर्णांक इसमें आप जोड़ लीजिए, धन ऋण 4 बराबर हो जाएगा, 4 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, तो इसमें से 2 निकल जाएगा, बचेगा आपका 2 और चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। तो इन तीनों पूर्णांकों को हमने जोड़ा तो योगफल हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ है। बाएं से हमने शुरू किया था योग। अब आइए शुरू करेंगे योग दाएं से, यानी पहला पूर्णांक आप पहले लिख लीजिए, धन 5 हमने लिख लिया। अब बाद के दोनों पूर्णांकों को एक साथ हमको जोड़ना है। तो ऋण 3 धन ऋण 4 बराबर हो जाएगा धन 5 धन ऋण 3 और ऋण 4 दोनों ऋणात्मक है, इसलिए जुड़ जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा ऋण 7। और इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ऋण 7 में से धन 5 निकल जाएगा, तो ऋण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने योग की संक्रिया बाएं से शुरू की थी, तो हमको योगफल ऋण 2 प्राप्त हुआ है। यहां पर योग की संक्रिया दाएं से शुरू, यानी बाद के दोनों अंकों को जोड़ा गया है, पूर्णांकों को जोड़ा गया है और पहले पूर्णांकों को बाहर रखा गया है, यानी इनको जोड़ करके फिर पहला पूर्णांक इसमें जोड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में भी योगफल वही आया है जो पहली परिस्थिति में आया है। यानी तीन पूर्णांकों को क्रम में जोड़ते समय पहले दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ करके उसमें तीसरा पूर्णांक जोड़ें, या दूसरे तीसरे पूर्णांकों को एक साथ जोड़ करके उसमें पहला पूर्णांक जोड़ें। दोनों ही परिस्थितियों में योगफल क्या है, समान होता है। यही योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। अगला मुख्य बिंदु हमारा है योग संक्रिया का तत्समक अवयव। किसी भी पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है, इसीलिए शून्य को योग की संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। तो आइए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई पूर्णांक धन 5 है, इसमें हमने शून्य जोड़ दिया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमको धन 5 ही प्राप्त होगा। कोई पूर्णांक ऋण 7 है तो इसमें हमने शून्य जोड़ दिया तो यह ऋण 7 ही रहेगा। पूर्णांक यदि धन 20 है, इसमें हमने शून्य जोड़ दिया तो यह 20 ही रहेगा। यानी किसी भी पूर्णांक में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः शून्य को योग की संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो बच्चों आइए हम समझते हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग कैसे कहते हैं, कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे हम। पहला उदाहरण हमारा है ऋण 3 धन ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए।
तो आइए पहले इसको हम जोड़ करके देख लेते हैं कितना होता है। ऋण 3 धन ऋण 2 दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो जुड़ करके 3 2 5 ऋण 5 के बराबर हो जाएंगे। तो आइए संख्या रेखा की सहायता से इसको देखते हैं। पहला पूर्णांक हमारा ऋण 3 है, ये हमने संख्या रेखा बना रखा है। तो ऋण 3 है, तो पहले हम शून्य से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, ऋण 3 तक जाएंगे। शून्य से शुरू करके ऋण 3 तक जाएंगे। उसके बाद क्या है, इसमें जोड़ना है ऋण 2। उसके बाद ऋण 2 खाना और आगे बढ़ेंगे, तो ऋण 3 से पहुंचेंगे 1 2 खाना, तो ये पहुंचेंगे ऋण 5 के पास। यानी पहले हमने क्या किया, ऋण 3 शून्य से ऋण 3 चले 3 खाना, उसके बाद जोड़ना है, इसलिए यहां से ऋण 3 से फिर 2 खाना आगे बढ़ेंगे, ऋण 5 तक पहुंचेंगे। यानी यह हिस्सा हो गया हमारा ऋण 3 और ये हिस्सा हो गया हमारा ऋण 2। दोनों के योगफल को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा हम इस प्रकार से खींचेंगे जो ऋण 5 तक जाएगी। ये यानी ये रेखा क्या है, ऋण 5 को प्रदर्शित करती है। यानी ऋण 3 और ऋण 2 के योगफल को प्रदर्शित करती है। और हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण 3 धन ऋण 2 बराबर ऋण 5। यानी ये रेखा जो हमारी योगफल को प्रदर्शित करती है। तो ये पहला उदाहरण हो गया। आइए हम देखते हैं दूसरे को। तो ऋण 6 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका मान क्या होगा, ऋण 6 धन 4। तो धन 4 ऋण 6 में से जोड़ेंगे तो ये ऋणात्मक बड़ा है और धन 4 इससे निकल जाएगा, तो ये बचेगा ऋण 2। योगफल हमको क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ 2 प्राप्त हुआ। तो पहला पूर्णांक हमारा क्या है, ऋण 6 है। तो आप शून्य से ऋण 6 तक चलेंगे। शून्य से, ये हमारी संख्या रेखा है, शून्य से 6 तक चलिए आप। ये हो गया हमारा शून्य से कहां तक हम चले, ऋण 6 तक चले। यानी ऋणात्मक दिशा में हम चलते हैं शून्य से। अब अगला पूर्णांक जो इसमें हमको जोड़ना है वो धन 4 है। यानी ये ऋणात्मक था तो हम इससे ऋणात्मक दिशा में चले थे, और अगला पूर्णांक हमारा धनात्मक है। तो जहां हम पहुंचे हैं, ऋण 6 पे पहुंचे हैं, इससे हम दाहिनी तरफ यानी धनात्मक दिशा में बढ़ेंगे। कितने खाना बढ़ेंगे, 4 खाना बढ़ेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं, कहां पहुंचेंगे, 4 खाना, 1 2 3 4, यानी ऋण 2 पर पहुंचेंगे। और इसका तीर जो लगेगा दाहिनी तरफ लगेगा। ये हमारा है ऋण 6 को प्रदर्शित करती है ये रेखा, और ये नीचे वाली रेखा धन 4 को प्रदर्शित करती है। और ये शेष जो हमारा यहां पर बचा हुआ है, ये क्या है, ऋण 2 है। यही हमारा आंसर है, जो ऋण 6 धन 4 बराबर ऋण 2 प्राप्त हुआ है। यानी इस पहले वाले का आंसर क्या प्राप्त हुआ है, ये यहां पर हम लिख लेते हैं, आंसर बराबर ऋण 5। दूसरे का आंसर हमको प्राप्त क्या हुआ है, आंसर बराबर ऋण 2। यहां न लिख करके इधर हम लिख लेते हैं, आंसर बराबर ऋण, यानी इसका आंसर ऋण 2 हमको प्राप्त हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।
तीसरा प्रश्न है धन 7 धन ऋण 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 में धन 7 में ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण, ये ऋणात्मक चिन्ह है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक बड़ा है तो इसमें से ऋणात्मक निकल जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा धन 3 प्राप्त हो जाएगा। अब धन 3 प्राप्त हो जाएगा। पहला पूर्णांक हमारा क्या है, धन 7 है, तो 0 से हम धन 7 तक चलेंगे। 0 से कहां तक चलेंगे, धन 7 तक चलेंगे। थोड़ा सा और ऊंचाई पर ले लीजिए इसको। 0 से हम चलेंगे धन 7 तक, ये हमारा 7 है, तो 0 से धन 7 तक हम पहुंचे, तो ये धन 7 पूर्णांक को निरूपित करता है, तो यहां पर आप लिख दीजिए धन 7। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऋण 4 इसमें हमको जोड़ना है, यानी 4 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहां से विपरीत दिशा में हम चलेंगे, ऋण 7 से इधर बाईं तरफ चलेंगे, तो यह ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। कहां तक पहुंचेगा, ऋण 4 है तो 4 खाने पहुंचेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऋणात्मक को प्रदर्शित करेगा। तो बचा कितना, यहां तक हम पहुंचे तो हमारा ये बन गया धन 3, तो इसका आंसर हो गया, हमारा आंसर बराबर धन 3। तो इस प्रकार से पूर्णांकों का योग हम संख्या रेखा की सहायता से कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं, पूर्णांकों का संख्या रेखा की सहायता से घटाना सीखते हैं। बच्चों आइए सीखते हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाना। पहला उदाहरण हमारा है धन 8 ऋण धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो धन 8 में से धन 5 घटाना है, तो आप जानते हैं कि इसका मान आ जाएगा धन 3। अब संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसमें धन 8 से धन 5 को घटाना है। इसका अर्थ यह है कि धन 5 से, यानी 5 से कितना और किस दिशा में हम चले कि 8 तक पहुंच जाए। तो ये हमारा धन 5 है, तो धन 5 से हमको चलना है, कहां तक जाना है, 8 तक जाना है, धन 8 तक जाना है। तो ये कितना खाना हो गया, 1 2 3, तो यही आंसर हो गया हमारा। आंसर बराबर धन 3, यानी धन 8 में से धन 5 आप घटाएंगे तो धन 3 प्राप्त होगा। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए फिर से आप समझ लीजिए, हमें धन 5 घटाना है, तो धन 5 से कितना आगे बढ़े और किस दिशा में बढ़े कि हमको धन 8 प्राप्त हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि धन 5 से 3 खाना हम आगे बढ़े, धनात्मक दिशा में आगे बढ़े तो धन 8 प्राप्त हो जाता है, यानी यही धन 3 हमारा आंसर हो गया। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। धन 6 में से हमको घटाना है ऋण 3, तो ऋण 3 घटाना है, यानी ऋण 3 से हमें कहां तक जाना है, धन 6 तक जाना है। तो आइए इसको घटा करके देख लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा धन 6। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट के पहले ऋण है और अंदर भी ऋण है, तो दोनों धन हो जाता है, तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी धन 3 हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके 6 और 3 क्या हो जाएगा, धन 9। आइए संख्या रेखा की सहायता से देखते हैं। धन 6 ऋण 3 का अर्थ यह है कि ऋण 3 से हमको धन 6 तक पहुंचना है, तो ऋण 3 हमारा ये है, और यहां से धन 6 तक आप पहुंच जाइए। ये इसके घटाने को प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर धन 6 में से ऋण 3 के घटाने को प्रदर्शित करने की रेखा ये है।
और इसका मान जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 खाना हम दाहिनी तरफ विस्थापित हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा -9। आंसर बराबर -9। तो इस प्रकार से संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को घटाया जाता है। अब एक नए वीडियो को लेकर के अगले अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।